हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की मनोविज्ञान की यह 11वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था वंशानुक्रम का बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। आज हम देखेंगे कि वातावरण, परिपक्वता और अधिगम का जो बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वातावरण, अधिगम और परिपक्वता, इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वातावरण को। वातावरण के संबंध में रॉस, वुडवर्थ और जिम्बर्ट, ये तीन लोगों का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं रॉस का क्या कथन है। रॉस कहते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो बालक को जन्म लेते ही प्रभावित करती है। यानी इनके कहने का मतलब तथ्य है, मतलब है कि बालक को जन्म लेते समय ही जो उस चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, उसके आसपास की चीज़ें, वही वातावरण होती हैं। इन्होंने वातावरण को बाहरी शक्ति कहा है जो उसे जन्म लेते ही प्रभावित करती है। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि वे सभी तत्व जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। यानी वे सभी तत्व, उसके आसपास के वे सभी इन्वायरमेंट जो उसे जीवन पर्यंत प्रभावित करती रहती हैं, वे सभी वातावरण कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं जिम्बर्ट। जिम्बर्ट कहते हैं कि हमारे चारों तरफ फैली वे वस्तुएं जो हमें जन्म से ही प्रभावित करना शुरू कर देती हैं और मृत्यु पर्यंत प्रभाव डालती रहती हैं, वातावरण कहलाती हैं। जिम्बर्ट का भी वही कथन है जो वुडवर्थ ने कहा है। इसमें इन्होंने तत्व की जगह वस्तुओं के बारे में कहा है कि हमारे चारों तरफ फैली वे वस्तुएं जो हमें जन्म लेते ही प्रभावित करना शुरू कर देती हैं और मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती रहती हैं, उसे वातावरण कहते हैं। और इसके बाद देखें कि बालक और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार वातावरण का प्रभाव बालक पर पड़ता है, उसी प्रकार बालक का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। जैसे किसी घर में अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे हमेशा शोरगुल होता रहेगा, हंसी का माहौल रहेगा, बच्चे शरारती होते हैं तो परिवार का इन्वॉल्व भी रहता है, एक दूसरे से इन्वॉल्व रहते हैं, तो बालक का प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। ठीक वैसे ही वातावरण, अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तो बालक का विकास अच्छा होगा। कई परिवार में कई तरीके के लोग होते हैं, उन सबका प्रभाव बालक पर कहीं न कहीं पड़ने मतलब देखने को मिलता है, तो वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है। इसके बाद बालक वातावरण के लिए संगठित ऊर्जा तंत्र की भूमिका निभाता है। ये लाइनें जो हैं सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसे डायरेक्ट ऐसे ही लाइन दे दिया जाता है सीटेट में कि बालक के लिए, मतलब जो बालक होता है वातावरण के लिए संगठित ऊर्जा तंत्र की भूमिका निभाता है। यानी जो परिवार में अगर कोई बालक है तो वो हमेशा जो है सभी परिवार के सदस्यों से इन्वॉल्व रहता है और सब कहीं न कहीं एक तरीके से उसके प्रति इन्वॉल्व वो भी होते हैं, इसलिए वो एक तरीके से वो ऊर्जा तंत्र की भूमिका निभाता है, सबको सक्रिय रखता है, सब ऊर्जावान रखते हैं। अगर वही बच्चे अचानक कहीं से चले जाते हैं तो परिवार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि बालक वातावरण के लिए संगठित ऊर्जा तंत्र की भूमिका निभाता है। इसके बाद देखते हैं कि बालक का प्रभाव, मतलब वातावरण का प्रभाव बालक पर किस प्रकार पड़ता है। देखिए, बालक पर जो है वातावरण का प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। एक, जन्म लेने से पहले का वातावरण, यानी जो बालक का गर्भकाल होता है, जब बालक गर्भ में रहता है उस समय का वातावरण कैसा होता है, और उस समय जो बालक होता है अपने माता के पेट में होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा द्वारा जो है भोजन की प्राप्ति करता है, इसलिए बालक को कहा गया है कि परजीवी की तरह होता है। यानी जब बालक गर्भकाल में होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, वह अपने माता के ऊपर निर्भर होता है, उनसे भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उसे परजीवी कहा गया है। और जन्म के पश्चात का जो वातावरण होता है उसमें परिवार और समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार का माहौल कैसा है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि बालक का विकास आगे किस प्रकार होने वाला है। इसके आगे देखते हैं, एक शब्द आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक होता है भोजन विकृति। इसमें ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं में देखने को मिलती है। वो सोचते हैं कि अगर हम भोजन करेंगे
अगर हम सब कुछ भोजन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा भोजन खाएंगे तो वो हम मोटे हो जाएंगे। उनके अंदर ये बीमारी होती है, भोजन के प्रति उनकी विकृति होती है कि वो भोजन नहीं करना चाहती हैं, इसलिए कि उन्हें अपना फिगर मेंटेन करना होता है। ऐसा विचार उनके मन में आता है कि अगर हम भोजन करेंगे, सब कुछ खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए वो अपना फिगर मेंटेन करने के लिए भोजन की अनिच्छा उनके अंदर उत्पन्न होने लगती है, भोजन को नहीं करना चाहती हैं। इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए। अच्छा फैक्ट है, बस नाम ध्यान में रखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। भोजन विकृति ध्यान रखिए, ज़्यादातर महिलाओं में होती है। और गर्भावस्था का जो वातावरण होता है, जैसे अब कोई महिला है, अगर वो 25 से लेकर 30 साल के बीच में अगर उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। इसके लिए कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि आयु में अगर 25 से 30 वर्ष के बीच में अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और हष्ट पुष्ट होते हैं, सक्रिय होते हैं। ये सब उसके अंदर गुण होते हैं। और जो माता होती है उसका स्वास्थ्य, अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलता है और बच्चा स्वस्थ होता है। उसके बाद आते हैं पोषण। अगर गर्भकाल के दौरान जो है पोषण अगर माता अच्छे से ले रही है तो बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा, वह भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। और उसके साथ साथ अभिरुचि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि माता की अभिरुचि कैसी है। अगर माता पढ़ने वाली होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, समाज के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो समाज भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। तो जो बालक होगा वह एक स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरीके से वो स्वस्थ होगा। इसके बाद बात आती है बहुजन्म की। अक्सर हम लोग देखते होंगे कि कई परिवार में ऐसी महिलाएं होंगी जो 1 साल 1.5 साल का अंतर देकर उनके लगातार बच्चे होते रहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं। एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि जो यूट्रस का डेवलपमेंट होता है वो कम से कम 1.5 से 2 वर्ष लेता है। अगर 3 वर्ष का प्रॉपर समय दिया जाता है दो बच्चों के बीच में गैप का, बच्चा जो है स्वस्थ होता है। और इसके साथ साथ जन्म क्रम, जैसे पहला बच्चा हुआ वो तो मान लीजिए स्वस्थ है, अच्छा है, और उसके बाद में अगर बहुत ही कम गैप देकर अगर बच्चे होते जाते हैं तो अगले जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं, उन्हें प्रॉपर पौष्टिक आहार यानी उन्हें पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूट्रस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान बालक को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पश्च गर्भावस्था यानी कि जन्म के पश्चात बालक का वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, इसके बारे में वाइगोत्स्की ने जो कुछ भी बताया है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, और इसके साथ साथ भौतिक वातावरण में जैसे आधुनिक संसाधन, वर्तमान समय में वाहन हो गए, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब बच्चे के जीवन में कितना प्रभाव डाल रहे हैं आप अपने आसपास स्वयं देखते होंगे। पहले बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते थे, आज के समय में बच्चे को मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल गेम खेलना पसंद करता है, यानी वो शारीरिक रूप से जो है एक तरीके से वो अस्वस्थ होगा, क्योंकि जब बच्चे सक्रिय होकर खेलते हैं समाज में, उनकी सामाजिक भूमिका बढ़ जाती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, क्योंकि खेल का मैदान ऐसी जगह होता है जहां बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन खेल के मैदान की जगह चूँकि मोबाइल ले रहा है तो वहाँ पे बालक के विकास की संभावना कम होती जाती है। उसके साथ साथ जलवायु, जैसे कैसी जलवायु में आप रह रहे हैं, कैसी जलवायु के लोग हैं, वो जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर डालती है। अगर जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं तो वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। वहीं पे अगर गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो छोटे होते हैं, सांवले या फिर काले होते हैं और बहुत ही आलसी होते हैं। ये प्रमुख फैक्टर हैं जो बालक को जन्म के पश्चात प्रभावित करते हैं। आइए अब देखते हैं परिवार का वातावरण किस प्रकार बालक को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे ये 2 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम घटक और प्रमुख घटक। बालक के विकास पर प्रभाव डालने वाला प्रथम घटक परिवार होता है, क्योंकि बालक के जन्म लेते ही उसके आसपास जो लोग होते हैं उसके परिवार के होते हैं, जहाँ पे बालक रहता है वो उसका परिवार ही रहता है। उसके बाद जो प्रमुख घटक होता है जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है वो होता है उसका विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में बहुत से पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, कई तरीके के छात्र होते हैं, बालक उन सबके साथ इंटरेक्शन करता है, जो उसका अध्यापक होता है उसके गाइडेंस में वो अध्ययन करता है, तो उसका जो प्रमुख घटक होता है बालक के विकास को प्रभावित करता है वो विद्यालय होता है। यहाँ पे यही 2 चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि प्रथम घटक परिवार होता है और प्रमुख घटक विद्यालय होता है।
ये परीक्षा में सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद आता है पेस्टोलॉजी का कथन। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। परिवार जो है सीखने का सबसे उत्तम स्थान होता है, क्योंकि जो बालक की प्रथम शिक्षा होती है उसके परिवार में ही होती है। उसको जो नैतिक आचरण सिखाए जाते हैं वो परिवार से ही होते हैं। उसकी जो प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत होती है, उसे लिखना सिखाना, ये सब परिवार से ही होता है। इसलिए परिवार सीखने का सबसे उत्तम स्थान है। फ्राबेल का कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। माताओं की भूमिका मतलब बच्चे पर किस प्रकार होता है कि सबसे ज़्यादा समय अगर बच्चे के साथ कोई रहता है, किसी के साथ बच्चे का सबसे अधिक समय अगर बीतता है तो वो उसका परिवार होता है। परिवार में उसकी माता होती है। बच्चे अपना अधिकांश समय अपनी माता के साथ बिताते हैं, तो माताएं ही आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। माता का जैसा व्यवहार रहेगा, जैसा उसका सोच रहेगा, उसी के हिसाब से वो अपने बच्चे को शिक्षा देगी, वैसी चीज़ें सिखाएंगी और बालक की रुचि भी वैसे ही डेवलप होगी। इसलिए माताएं जो हैं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। अब परिवार के बाद आता है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय के वातावरण बालक को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति अभिरुचि यानी उसकी अभिवृत्ति बालक के विकास को प्रभाव डालती है। यानी अध्यापक की जो अभिवृत्ति होती है, एप्टीट्यूड होता है बालक के प्रति, अगर सकारात्मक होता है कि मतलब अगर जो उसका दृष्टिकोण है अध्यापक का बालक के प्रति सकारात्मक है, वह निश्चित रूप से बालक के ऊपर प्रभाव डालेगी और बालक का सर्वांगीण विकास होगा। अगर नकारात्मक होगा, वो हेय भाव या फिर अगर अच्छे विचार से बालक को शिक्षा नहीं दे रहा है तो उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। बालक उसके मतलब इस शिक्षक के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर जो है बालक का विकास जो है बहुत प्रभावित होता है। और अच्छे विकास के लिए अध्यापक का दृष्टिकोण बच्चे के प्रति अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में जो एनसीएफ कहता है कि 30 छात्र पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर बच्चे जितने छोटे होते हैं उतने अगर कम संख्या में रहेंगे। जैसे कोई अध्यापक अगर आप मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि बच्चे इतने शरारती होते हैं कि अध्यापक को एक एक बच्चे पर निगरानी रखनी पड़ती है। अगर कोई अध्यापक उसकी कक्षा में अगर 30 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, उसका जो है प्रत्येक बच्चे पर ध्यान रखवाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चे की संख्या कम रहेगी, अभी आप देखिए अगर आपके परिवार में 1-2 बच्चे हैं, आप उन पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रख सकते हैं, उन पर अपना दृष्टि बनाए रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका उन पर नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होने लगता है। इसलिए छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में जो एनसीएफ कहता है कि 30:1 होना चाहिए प्राथमिक में। माध्यमिक में आप 35:1 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे कक्षा की संख्या मतलब कि बच्चे उच्च कक्षा में बढ़ते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि वो खुद स्वयं मतलब शिक्षा के लिए जागरूक होते हैं। उसके बाद आता है कि विद्यालय का भौतिक वातावरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विद्यालय का भौतिक वातावरण, जैसे कक्षा कैसी होनी चाहिए। कक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण से डायरेक्टली जुड़ी हुई, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर छोटे बच्चों की क्लास है तो दीवारें रंगीन होनी चाहिए, दीवारों पर चित्र बने होने चाहिए। जो ऐसे ही अगर रंगीन कक्षाएँ होंगी तो बालक को प्रभावित करती हैं। और उसके साथ साथ कक्षा का वातावरण, यानी अगर गर्मी है तो फ़ैन की व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक गर्मी नहीं होनी चाहिए। ठंडी है तो कैसे मतलब रूम कैसे गर्म रहे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी जो है, और विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना हो, वाहनों का ज़्यादा आवागमन ना हो। तो ऐसी जगहों पे अगर कक्षाएँ रहती हैं तो विद्यालय अच्छा होता है और बालक पर उसका प्रभाव बेहतर होता है। और अगर इसके साथ साथ देखें, विद्यालय में पेयजल यानी पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और उससे महत्वपूर्ण होता है कि वाशरूम विद्यालय में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है कि विद्यालय में अध्यापकों का आपसी संबंध। अगर आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ प्राइवेट जो अध्यापक होते हैं वे अपनी कोचिंग चलाते हैं, अगर आप एक अध्यापक की कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरा अध्यापक जो है आपके ऊपर अच्छी दृष्टि से नहीं कार्य करेगा। वो आपको हे भाव से देखेगा, आपको वो प्रताड़ित करना चाहता है। अगर वहीं पे अगर ऐसा वातावरण हो जहाँ शिक्षक एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हो तो बालक के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। नहीं तो वही होता है, कंपटीशन होती है शिक्षकों में कि बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आए
तो दोनों में कंपटीशन होता है। जिसके यहाँ बच्चा जाता है वहाँ तो ठीक है, जहाँ नहीं जाता है वो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल में नंबर कम कर दूंगा, और कक्षा में जो है उससे कठिन सवाल पूछेंगे और जो है मारने उसको जो है शारीरिक दंड देने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें, जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे बालक अगर अपने जीवन में लगातार अभ्यास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर उसे सही परामर्श मिलता जाए तो अपने जीवन में सफल हो सकता है। बड़ों से, अनुभवी लोगों से परामर्श होना बहुत आवश्यक होता है। परामर्श जो है बालक की दिशा को दिखाता है और बालक सही दिशा में आगे बढ़ता है। और उसके साथ साथ होता है अप्रेरणा। अगर बालक मोटिवेट होता है तो वह अपने कार्य के प्रति जागरूक होता है, ईमानदार होता है और अपने निष्ठा के साथ कार्य को करना चाहता है, तो अपने कार्य में सफल होता है। उसके बाद बात आती है पुनर्बलन पुरस्कार के। पुनर्बलन, अगर बालक को अच्छे कार्य के लिए पुनर्बलन मिलता है, वह उस कार्य में और रुचि दिखाता है और उस कार्य को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है और उससे जो है उसकी परिपक्वता उस कार्य में बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है प्रेम और प्रशंसा। अगर परिवार से या फिर शिक्षक से या फिर उसके समाज से बालक को प्रेम और प्रशंसा प्राप्त होती है तो बालक के अंदर एक सकारात्मक विकास होता है। बालक अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अच्छी रवैया अपनाता है और जो है उनके लिए कुछ करना चाहता है और उसका विकास जो है अच्छा होता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रभाव होते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं। अगर वहीं पे उसके पास नकारात्मक दृष्टिकोण होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो बालक जो है अच्छे दिशा में, मतलब अच्छे वर्क नहीं करेगा और सही दिशा में कार्य नहीं करेगा। उसका समाज के प्रति, उसके परिवार के प्रति रवैया अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। जैसा कि वाइगोत्स्की बताते हैं कि बालक के विकास के लिए, बालक के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कुछ डालता है तो उसका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होता है। इन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान में लिंग का अध्ययन सामाजिक और जैविक आधार पर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे ईवीएस से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे हिंदी से हो, प्रत्येक जो है जो उसके खंड होते हैं, प्रत्येक खंड में, प्रत्येक भाग में आपको यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेगा कि जेंडर और सेक्स के बारे में। जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है जहाँ पर यह निर्धारित किया गया है कि महिलाएं क्या कार्य करेंगी, पुरुष क्या कार्य करेंगे, महिलाएं क्या कार्य नहीं करेंगी, पुरुष क्या कार्य नहीं करेंगे। ये सब जो होता है, जो समाज एक अपना नियम बनाता है, उसे नियम के अनुसार लोग कार्य करते हैं, वो होता है कि जेंडर बाइसनेस। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, ऐसे कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़के होकर भी रो रहे हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो। ये होता है कि एक लैंगिक रूढ़िवादिता। इनके कहने का मतलब है कि लड़कियां रोती हैं तो लड़के को नहीं रोना चाहिए, ये सब होता है। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तुम लड़के होकर खाना बना रहे हो, लड़कियां खाना बनाती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो होते हैं, ये समाज द्वारा निर्धारित होते हैं कि समाज के हिसाब से जेंडर निर्धारित होता है। लेकिन जो सेक्स होता है वो जैविक कारक होता है, वो जन्म से होता है, कोई महिला या फिर कोई पुरुष। इसके बाद आता है जैसे सामाजिक मान्यताएं। सामाजिक परंपराएं, समाज का जो वर्गीकरण है, समाज की कुरीतियाँ, समाज की धार्मिक मान्यताएं, अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव, ये सभी चीज़ें बालक के विकास पर प्रभाव डालती हैं। कहीं न कहीं जहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता है, या फिर कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ अंधविश्वास होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो कुरीतियाँ होती हैं, जो समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। लैंगिक भेदभाव, ये सब चीज़ें नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं। समाज की जो मान्यताएं होती हैं उन पर सभी को कार्य करना पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए अच्छी होती हैं, बालक के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, वो बालक के विकास के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसके बाद अगर बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहले तो इससे बहुत ही प्रश्न नहीं आते थे परीक्षाओं में, लेकिन वर्तमान में इससे प्रश्न आने लगे हैं और अक्सर एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे, आप इसको खंड में करके पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर,
या फिर आप इतना याद रखिए कि यूरी ब्रेनर, इनका पारिस्थितिकी सिद्धांत है। इन्होंने जैसे परिस्थिति का जो एक मंडल में बटे होता है, जैसे क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वैसे इन्होंने बताया कि बालक के जीवन में 5 मंडल होते हैं और उसको डिस्क्राइब किया है। जैसे सबसे पहले ये बताते हैं कि लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम जो होता है, ये जो बालक के जन्म लेने के पश्चात उसका जो सबसे नज़दीकी वातावरण होता है उसे लघु मंडल कहते हैं। जैसे बालक का परिवार, उसका विद्यालय, उसका मित्र, उसका जो पड़ोस होता है वो उसका लघुमंडल होता है। जो जन्म लेने के पश्चात बालक 1-2 साल में इन सबसे इंटरेक्ट होता है और वो बालक का लघुमंडल होता है। इसके बाद आता है दूसरा मंडल जिसे कहते हैं मध्य मंडल या फिर मीजो सिस्टम। मध्य मंडल परिवार के सदस्यों का आपसी रिलेशन होता है और अध्यापक के साथ बालक का रिलेशन, यानी अगर किसी परिवार में पिताजी हैं, उसके बड़े पिताजी हैं बालक के, उसके बाद उसके चाचा जी हैं और बड़ी मम्मी, चाची, माता, ये सभी लोग हैं, अगर उनका आपसी रिलेशन अच्छा होता है तो बालक का विकास भी अच्छा होता है। अगर उनके अंदर प्रतिद्वंद की भावना होती है, लोग अपने बच्चे को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे के बच्चे की उपेक्षा करते हैं, तो ऐसी जगह बालक के अंदर नकारात्मक विकास, उसके बालक के व्यवहार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो नकारात्मक विचार उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। इसलिए परिवार के सदस्यों का आपसी रिलेशन बालक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ अध्यापक के साथ बालक का रिलेशन, अगर अध्यापक और बालक के बीच अच्छा रिलेशन है तो अध्यापक बालक के प्रति सकारात्मक सोच रखेगा और बालक को अच्छे नज़रिए से देखेगा और अच्छे उसको विचार देगा, अच्छे परामर्श देगा। अगर इनके बीच जो है नकारात्मक रिलेशन होता है तो शिक्षक जो होता है, हालांकि ऐसी बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं कि जहां बालक जो अध्यापक जो है अपने शिष्य का उसकी उपेक्षा करता हो या फिर उसके लिए अच्छी भावना न रखता हो। इसलिए अध्यापक और बालक का जो रिलेशन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है तीसरा मंडल जिसे बाह्य मंडल कहा गया है या फिर इग्जो सिस्टम। ये बालक पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले तत्व होते हैं। जैसे विद्यालय का मैनेजमेंट, कोई जैसे विद्यालय है उसमें 8 कक्षाएं चल रही हैं, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, हालांकि वो शिक्षक बालक के प्रति अच्छे रवैये वाला होता है, अच्छा व्यवहार वाला होता है और उस अच्छा भी होता है, लेकिन जब मैनेजमेंट उसे लगातार 8 घंटा पढ़ाने को कहती है तो सबकी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक क्षमता होती है। अगर आप किसी अध्यापक से लगातार 8 घंटे पढ़वाएंगे तो क्या अच्छा करेगा, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा बालक के प्रति। इसलिए जब अगर कोई शिक्षक है उसे 4 कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं, एक कक्षा पढ़ाने के पश्चात एक क्लास के बाद अगर उसे 1 क्लास का ब्रेक दिया जा रहा है, वह ऊर्जा के साथ जाकर अपनी अगली कक्षा को पढ़ाएगा। इसलिए विद्यालय का मैनेजमेंट भी बालक पर प्रभाव डालता है। और पिता के ऑफिस, मतलब अगर पिताजी आपके ऑफिस वर्क वाले हैं या फिर कोई भी नौकरी पेशा आदमी है, अगर कोई नौकरी करने जा रहे हैं तो प्रत्येक उनके ऊपर मतलब दबाव होता है और हर बॉस का एक बॉस होता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर होता है, तो वो उसका प्रभाव परिवार पर देखने को मिलता है। और जो पिता है या फिर कोई भी आदमी हो जो बाहर कार्य करके आ रहा है, अगर उस पर प्रेशर होता है तो अपना प्रेशर जो है कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में होता है और अपना फ्रस्ट्रेशन जो है अपने नीचे यानी सो जो परिवार होता है उस पर उतार देता है। इसके बाद आता है उनका चौथा मंडल जिसे कहते हैं वृहत मंडल या फिर मैक्रो सिस्टम। इसमें जैसे इसका नाम है कि वृहत मंडल, तो यह भी एक वृहत मतलब टॉपिक है। जैसे नैतिक, सभ्यता, सामाजिक मूल्य और परंपराएं, ये सब चीज़ें वृहत मंडल में आती हैं। जैसे अगर कोई बालक नैतिक है, वो सामाजिक परंपराओं को भी मान्यता देता है और उसे आगे बढ़ाता है, उसके साथ साथ उसके अंदर अच्छे सामाजिक मूल्य भी विकसित होते हैं, तो ये सभी चीज़ें वृहत मंडल में आती हैं। इसके बाद इनका जो 5वां मंडल है वो है घटना मंडल या फिर कह सकते हैं क्रोनो सिस्टम। जैसे इसका नाम ही है घटना मंडल, तो कहीं न कहीं यह चीज़ जो है किसी न किसी घटना से प्रभावित होगी। जैसे समाज में प्रत्येक नया परिवर्तन जो बालक में नया परिवर्तन लाएगा, ये होता है घटना मंडल। जैसे 2 साल पहले अभी हमने देखा कि किस प्रकार कोरोना काल आया था। कोरोना काल के दौरान लोग अपने घरों में बंद रहे थे, लगभग 1 साल तक लोग अपने घर पर ही बैठे रहे। उनके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। जैसे हाइजेनिक रूप से वो अपना, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते थे जो हाथ धोने पर उतना मतलब कि एक्टिव नहीं होते थे, वो हाथ धुलकर प्रॉपर रहने लगे, एक दूसरे से गैप मेंटेन करके रहने लगे, अपने मतलब चेहरे को ढकने लगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अंदर परिवर्तन लाई और उसके साथ साथ बहुत से गलत प्रभाव भी पड़े। जैसे लोग निष्क्रिय हो गए,
जहाँ स्पोर्ट होता था, बच्चे सक्रिय होते थे, जाकर खेलते थे, विद्यालय जाते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते थे, तो उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सब कुछ होता था। वहीं जब वो कोरोना काल के दौरान अपने घरों में कैद हो गए, उनका पूरा फोकस मोबाइल गेम और सोशल मीडिया, उसके साथ साथ टेलीविज़न, इन सब पर रहने लगा। इसलिए जो है उनके व्यवहार में ये नकारात्मक परिवर्तन आ गए, जो उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उनके सामाजिक विकास के लिए और इसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए अच्छे नहीं साबित हुए। तो ये था यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं परिपक्वता और अधिगम के बारे में। परिपक्वता जो होता है वो अधिगम का परिणाम होता है। परिपक्वता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किए थे गैसल ने। इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत भी दिया था, यानी लॉ ऑफ मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। इनकी पुस्तक है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये परिपक्वता से संबंधित है और ये पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि विकास का जो प्रतिमान होता है, यानी जो विकास का एक पैटर्न होता है, जैसे सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ये क्रम निश्चित होता है। किंतु प्रत्येक विद्यार्थी या फिर कोई भी जीवधारी है, उसके विकास का जो प्रतिमान होता है, जो पैटर्न होता है, वह निश्चित होता है। लेकिन सबका जो है उनके विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ गति से, मतलब कि वो 15 वर्ष तक होते होते एक पूरे तंदुरुस्त, मतलब कि ह्यूमन की बॉडी उनकी हो जाती है, तंदुरुस्त आदमी का रूप ले लेते हैं। लेकिन उनका जो है मानसिक विकास कुछ लोग का तेज़ होता है, कुछ लोग मंद हो जाते हैं, कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत ही आलसी हो जाते हैं। तो विकास का जो प्रतिमान है, जो पैटर्न है, वो तो निश्चित है, लेकिन उनके जो विकास की दर है वह भिन्न होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि परिपक्वता, जिस बालक में जितनी जल्दी परिपक्वता आती जाती है, उतनी ही जल्दी उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास के पक्ष उसके जल्दी जल्दी विकसित होते जाती हैं। परिपक्वता में विलंब के कारण उसका विकास स्लो हो जाता है। अब परिपक्वता दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक परिपक्वता, एक होती है मानसिक परिपक्वता। शारीरिक परिपक्वता में उसका जो बालक का जो शरीर होता है वो समय से परिपक्व हो जाता है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। जब बात आती है मानसिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे माता पिता कैसे हैं। माता पिता का प्रभाव मानसिक परिपक्वता पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क वाले माता पिता हैं तो ज़्यादा संभावना होती है कि उसके बच्चे भी स्वस्थ मस्तिष्क वाले होते हैं और उनका मानसिक विकास भी जल्दी होता है और जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। इसके लिए गेसेल ने 2 बच्चियों की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयोग किया था और उसका अध्ययन किया था। गेसेल ने क्या किया था कि जैसे उनका प्रयोग था कि सीढ़ी पर चढ़ने का। गेसेल ने 2 बच्चियाँ थीं, एक बच्ची थी जिसके यहाँ सीढ़ी थी, वो जो है जैसे 10 माह 11 माह की हुई तभी से सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे चलते चलते वो सीढ़ी पर चढ़ना सीख जाती है। लेकिन एक बच्ची ऐसी होती है जो 5 से 6 वर्ष की हो जाती है, लेकिन उसके यहाँ सीढ़ी नहीं होती है, वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाती है। वो अपने मित्र के यहाँ आती है जिसके यहाँ सीढ़ी रहती है। ये बच्ची तो जन्म से ही सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देती है, सीख जाती है। दूसरी बच्ची आती है, अब वो 5 से 6 वर्ष की है, वो पूरा मैच्योर है, वो कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ी है। लेकिन जैसे ही वह 1-2 बार सीढ़ी पर चढ़ेगी तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मैच्योर है शारीरिक रूप से। वह फटाफट जो है सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देती है और उतरना भी सीख लेती है। एक वहीं पे आप यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बच्ची है जो जन्म से ही, मतलब कि 10 माह से ही वो सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देती है और सीढ़ी पर चढ़ने में उसे लगभग 4 महीने 5 महीने तक लग जाते हैं अच्छे से चढ़ने उतरने में। लेकिन वहीं एक मैच्योर बच्ची है जिसने आते ही 2 मिनट 10 मिनट के अंदर ही सीढ़ी पर चढ़ना उतरना प्रारंभ कर दिया। इसलिए उन्होंने बताया कि परिपक्वता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि बालक के विकास में। किसी भी चीज़ को सीखने सिखाने के लिए अगर बालक परिपक्व है वह जल्दी सीख लेता है। वही है पहली बच्ची और दूसरी बच्ची। नवजात शिशु में सर्वप्रथम परिपक्व होने वाले अंग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान में रखिए। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेते ही वह जो है दूध पीना प्रारंभ कर देता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रारंभ कर देता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बालक जन्म के बाद 6 महीने 7 महीने तक अपने किसी भी अंग का उपयोग नहीं करता है, लेकिन वो अपने होंठ और अपने जीभ का उपयोग जन्म से ही प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे दूध पीना होता है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है।
तो वो जन्म से ही जो है अपने होठ और जीभ का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद अगर दूसरा अंग है वो है आँख, यानी होठ जीभ के बाद अगर दूसरा कोई अंग है जो जल्दी मैच्योर होता है वो आँख होती है। बच्चे जन्म से ही देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज हमने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वंशानुक्रम किस तरीके से बालक पर प्रभाव डालता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि वातावरण, अधिगम और परिपक्वता किस तरीके से बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास के जो 4-5 पक्ष महत्वपूर्ण है इसके बारे में कल हम देखेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो कैसे लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।